ये बेटे का घर है, हमारा नहीं। पापा, आपने एक गिलास टेबल पर क्यों छोड़ा है? आपको कितनी बार कहा है जगह पर रखा करिए। अब इसको टेबल से उठाकर सिंक में रख कर आइए। अभी शुभा ऑफिस से आएगी तो गुस्सा करेगी। उसे घर फैला हुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह गुस्से में पटक पटक कर काम करेगी और पूरे टाइम फिर उसका मूड खराब रहेगा। आपका अखबार, मम्मी आपका चश्मा और कहानी की किताबें, दवाइयाँ भी यहाँ से उठाकर जगह पर रख लीजिए। ड्राइंग रूम एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। आप इन सब चीज़ों को यथा स्थान पर रख दीजिए। तब तक मैं शुभा के लिए कॉफ़ी बनने को रखता हूँ। सौरभ ने अपने माता पिता को कहा और फिर काम करने में लग गया। नरेश जी ने अभी कुछ दिन पहले ही हार्ट का ऑपरेशन करवाया था। बेटे के बार बार अनुग्रह करने पर हम लोग गांव से शहर आ गए थे ताकि शहर में अच्छे डॉक्टर तथा अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया जा सके। इलाज ठीक चल रहा था। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी हुई थी जो कि समय पर लेनी होती थी। उनकी पत्नी निशा ने सारा ड्राइंग रूम एकदम साफ कर दिया और मन में सोच रही थी कि अगर गलती से भी कहीं कुछ रह गया तो बहू कल की तरह फिर आज गुस्सा करेगी। इसलिए ग्लास, कप और जो भी बर्तन थे सब किचन में रखाई। सौरभ क्योंकि शुभा के लिए कॉफी बना रहा था, इसलिए निशा जी ने कहा, सौरभ मेरी और अपने पापा के लिए भी कॉफी बना लेना, आज काफी ठंड है। सौरभ बोला, अरे मम्मी, अभी तो आप लोगों ने चाय पी है और अब फिर से चाय चाहिए। थोड़ा जवान पर बुढ़ापे में कंट्रोल रखना जरूरी है। बार बार चाय पीना और जल्दी जल्दी खाना ठीक नहीं है। बेटे सौरभ के मुंह से ये शब्द सुनकर वह तो अतीत की दुनिया में चली गई। उन्होंने मन में यह कल्पना कर रखी थी कि बेटे के घर में और मेरे घर में क्या अंतर है। बेटे का घर मेरा अपना ही तो है, लेकिन उन्हें यहाँ आकर इस बात का आभास हुआ कि यह घर उनका नहीं है, बल्कि वह तो यहाँ पर एक मेहमान मात्र है जिनको 2 वक्त खाना और चाय गिन गिन कर दी जाती है। अपने गांव में, अपने गांव वाले घर में जब मन होता है चाय पी लेते हैं, खा लेते हैं और जहां मन करता है बैठ जाते हैं। एक दिन की बात, क्योंकि काफी दिन बाद मैं सौरभ के घर आई थी, तो मैं एक आराम चेयर पर बैठ गई। बहू अपना डिनर लेकर आई और उस वक्त मैं भी डिनर ही कर रही थी वहां पर बैठकर। तो मैंने कहा, बहू बैठ जाओ। तो बोली, मैं यहाँ पर बैठूंगी जहाँ पर आप बैठी हैं। खैर, उस समय तो मैं ये सोचकर वहां से उठ गई कि एक तो इसका घर है, दूसरे अभी गर्भवती है, तो शायद इसे यहाँ पर सुख मिलता होगा। परंतु करीब 25 दिन बाद उसके फादर आए और वह उस चेयर पर बैठकर ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा भी कि बेटा इधर बैठना है, तो बोली, नहीं नहीं आप बैठिए, मैं यहाँ पर बैठ जाऊंगी। ये सब देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन ये भेदभाव देखकर खून का घूंट पीकर रह गई। अब समझ में आया कि हम घर के सदस्य नहीं बल्कि मेहमान हैं, जहाँ पर केवल गिनकर चाय पीना और खाना होता था। यहाँ बेटे के घर में तो उन्हें बोलना भी बहुत सोच समझ कर होता था। मजबूरी मुझे यहाँ खींच लाई थी, नहीं तो मैं और नरेश जी गांव में मौज से रह रहे थे। वह उस दिन का सोचने लगी जब उनको यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि अचानक एक दिन नरेश जी की तबीयत खराब होने लगी। सांस लेने में परेशानी हो रही थी। गांव में डॉक्टर को भी दिखाया, पर वो दवाइयाँ कारगर सिद्ध न हुई। जब सौरभ को पिता की तबीयत के विषय में बताया गया तो उसने कहा, माँ आप पिताजी को लेकर इधर मेरे पास आ जाइए। निशा जी और नरेश जी बेटे के घर पहुंच गए। डॉक्टर से चेकअप कराया तो काफी महंगा ट्रीटमेंट बताया। सौरभ ने माँ से पूछा, मम्मी आपके पास पापा के ट्रीटमेंट के लिए
अगर पूरे पैसे हैं तो मैं डॉक्टर से कहकर आगे काम शुरू करवाऊं, वरना कैसे होगा वो आप जाने। सौरभ ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा। अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए उन्होंने गांव में जो फसल बेची थी उसके सारे पैसे सौरभ को दे दिए। तब सौरभ ने डॉक्टर से बात की और ट्रीटमेंट शुरू हुआ। नरेश जी ने अपनी पत्नी निशा को कहा, यहाँ से अब चलो, मैं यहाँ पर अब और नहीं रह सकता। ना तो मेरा यहाँ मन लगता है और ना ही स्वतंत्रता है। दम ऊपर से घुटता है। तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई? तुझे क्या यह पता नहीं था कि ये बेटे का घर है, हमारा नहीं है? निशा जी थोड़ा गुस्सा करती बोली, आप चुप रहेंगे? ये डॉक्टर, ये दवाइयाँ मैं नहीं समझ पाऊंगी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब जैसे भी रखें, यहाँ पर चुपचाप रहो। इलाज शुरू होने के बाद डॉक्टर से परामर्श कर यहाँ से चले जाएंगे। निशा जी ने तसल्ली देते हुए कहा। यद्यपि परेशान तो वे खुद भी थी, किसी तरह यह मुसीबत का समय निकालना था। शुभा ऑफिस से घर आ गई थी। वह बहुत ही गर्म मिजाज तथा नकचढ़ी बहू थी, जिसको अपने सास ससुर की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसके घर में आते ही सौरभ तो ऐसे बिहेव करता था जैसे कोई हाई कमान आ गया हो। फौरन मैडम को कॉफी सर्व की गई। कॉफी के साथ कुछ नमकीन भी खाने को दिया गया। निशा जी शुगर पेशेंट थी, इसलिए उन्हें थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ खाने की जरूरत होती थी। शाम के 7 बज चुके थे, परंतु खाना बनाने वाली अभी तक नहीं आई थी। उनको भूख तेज लग रही थी और बहू की किचन में खाना बनाने वाली के अलावा कोई और नहीं जा सकता था। निशा जी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती थी। नरेश जी ने कहा, निशा, मुझे पता है कि तुझे भूख लग रही है और खाना बनाने वाली अभी नहीं आई है। घर चल, अपने घर चलते हैं। यहाँ तो हमारी भूख प्यास, हमारी इच्छाओं की कोई कदर नहीं है। तभी सौरभ कमरे में आया और बोला, मैं और शुभा एक पार्टी में जा रहे हैं। सुबह की रोटी बनी रखी है, आप लोग वह खा लेना। और हाँ, खाने के लिए अचार निकालकर टेबल पर रख दिया है। निशा जी ने कहा, तेरे पिताजी तो वह नहीं खा पाएंगे क्योंकि वह हार्ट पेशेंट हैं। उनके लिए तो दलिया बनाना होगा। सौरभ ने माँ की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और दोनों पार्टी के लिए चले गए। निशा जी टेबल पर गईं और देखा एक कैसरोल में 2 पतली पतली सूखी पापड़ जैसी रोटी रखी थी। नरेश जी को एक तो ऐसी ठंडी रोटी खाने की आदत नहीं थी और अब तो बीमार थे, इसलिए नहीं खा सकते थे। उन्होंने गांव में हमेशा गर्म गर्म रोटी ही खाई है। निशा जी ने बहू के गुस्से की परवाह किए बिना रसोई में जाकर दलिया बनाया, दवाई खिलाई तथा सुला दिया। खुद ने वही दोनों रोटी अचार के साथ खा ली। दलिया बनाने के लिए जो सामान उतारा था उसको वह रख नहीं पा रही थी, ऐसे ही स्लैब पर छोड़ दिया। रात को तो दोनों पार्टी से देर से लौटकर आए और अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह तेज आवाज से उनकी नींद खुली। वो उठकर बाहर आई जहां से शोर आ रहा था। सौरभ ने अपनी माँ को देखते ही बोला, मम्मी, आपने किसकी परमिशन से मेरी किचन में दलिया बनाया तथा पूरी किचन फैलाकर रख दी? उसके बोलने से निशा जी समझ गई कि यह सौरभ नहीं बोल रहा है, बल्कि बीबी का गुलाम बीबी की भाषा बोल रहा है। सौरभ ही सब कुछ बोल लेता था, इसलिए शुभा को कुछ भी बोलने की जरूरत ही नहीं होती थी। बहुत दिन से निशा जी और नरेश जी बहू बेटे की बदतमीजी बर्दाश्त कर रहे थे। आज घड़ा भर चुका था और वो फैल गई। बोली, हाँ, हमें ये पता है कि ये तेरा घर है और तेरे घर में तेरी या तेरी पत्नी की ही चलती है, किसी तीसरे की नहीं। एक बार की और बात सुन बेटा, जब मैं तेरे घर आई हुई थी
तब तेरे सास ससुर भी आए हुए थे। सुबह ब्रेकफास्ट बना रही थी। मैं, तेरी सास, तेरा बेटा और तू सब मिल करके प्लेइंग कार्ड्स खेल रहे थे और तेरे ससुर हमारा खेल देख रहे थे। तभी ब्रेकफास्ट आना शुरू हो गया। उसने सबसे पहले अपने पापा को दिया, फिर अपनी मम्मी को, फिर तुझे, फिर अपने बेटे को और फिर न जाने कैसे मेरे लिए बनाकर ले आई और मेरी प्लेट मेरे हाथ में न देकर अपनी माँ के हाथ में देकर चली गई। उन्होंने मुझे दी तो मैंने कहा मैं अपने आप से रागी का आटे का कुछ बनाकर खा लूंगी, परंतु पास में बैठा तू बोला अब खा लो मम्मी। मैंने शांति बनाए रखने के लिए बहुत थोड़ा सा पीस तोड़कर अपनी प्लेट में रख लिया था और बाकी का तुझे दे दिया था। तेरी सास ने मुझसे कहा कि भाभी जी आप कुछ और ले लीजिए। मैंने कहा नहीं ठीक है। तू क्या सोचता है वो 2 टुकड़े भी मैं खा पाई? नहीं, मैंने चिड़ियों को डाल दिए और अपने कमरे में आ गई। तूने मेरा दुखी और उदास चेहरा पढ़ने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं बोला। उस दिन मैं रोना नहीं चाहती थी, घर का अच्छा वातावरण खराब नहीं करना चाहती थी, फिर भी पता नहीं क्यों ये आंखें और आंसू धोखा देने पर उतारू हो रहे थे। मेरी आंखें, मेरे आंसू ही मेरे कंट्रोल से बाहर निकलकर आंखों के दोनों कोरों को गीला कर गालों पर लुढ़क रहे थे। इन आंसुओं को भरसक रोकने का मेरा प्रयत्न निरर्थक हो गया था। मन तो वैसे कर रहा था कि खूब रोऊं, पर भगवान और अपने आप से किए हुए प्रॉमिस को मैं तोड़ना नहीं चाहती थी। अतः कंट्रोल करने के बाद भी जो आंसू बन चुके थे वह तो बहने ही थे और वैसे भी कब तक बहते, एक सीमा तो हर चीज की होती है। मैंने उस बार सोचा था कि आगे से नहीं आऊंगी। मेरा आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर क्या कारण है? कौन सी ऐसी शक्ति है, डोर है जो मुझे खींचने पर, यहाँ आने पर मजबूर कर देती है और अतीत को भुलाकर वर्तमान में जीने का प्रयास करती हूँ। आकर बैठ जाती हूँ। पता है जिसका खामियाजा मुझे कैसे भुगतना पड़ता है? वो खामियाजा होता है घुटन, अशांति, मानसिक दबाव, चुप्पी और आंसुओं के रूप में। कई बार मैं देखती हूँ तेरे चेहरे पर मेरे प्रति ममता के भाव उमड़ते हैं। आंखों में पूछने की कोशिश करता है, परंतु फिर कुछ नहीं कह पाता है। बस बार बार मेरा चेहरा पढ़ने का प्रयत्न जारी रहता है। बेटा, यह मुंह से कुछ नहीं बोलती है, पर अपनी हरकतों से अपने संस्कारों का परिचय जरूर दे देती है। इसकी मम्मी भी उस दिन एक बार रूम में किसी काम के बहाने आई। असल में तो वो आई थी मेरी आंखों की भाषा पढ़ने। बेटा, मैंने अपने मन में सोचा हुआ था कि अब नहीं आऊंगी तेरे घर, पर तेरे पिताजी की तबीयत और तेरा बार बार अनुरोध ने मुझे आने को मजबूर कर दिया। हाँ, ये बात दूसरी है कि तू जहाँ रह रहा है, यह फ्लैट तेरे पापा ने जमीन बेचकर बड़े लाड से अपने बेटे को दिलवाया था, जिससे मेरा बेटा सुख से रह सके। हमें यह नहीं पता था कि इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमें तो यहाँ पर इतना भी अधिकार नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ बनाकर भी खा सकें। तेरे घर में दोबारा चाय भी नहीं पी सकते हैं। तुम दोनों डिनर करके बैठ जाते हो और हमसे पूछते भी नहीं हो। ठीक है, बना रखा है, पर जब तुम खाते हो तो पूछने का फर्ज नहीं बनता है कि मम्मी पापा, माँ पिताजी, आप लोगों ने खाया या नहीं। तेरी पत्नी को तो ये पूछने का भी वक्त नहीं होता है कि आप लोग ठीक हैं। मम्मी, अब पापा की तबीयत कैसी है? जब हम पिछली बार कुछ दिन के लिए आए थे और मेरी तबीयत खराब हुई थी, सुबह और शाम इंजेक्शन लगता था, जिसके लिए हाथ में कैंडुला भी लगा हुआ था।
तब भी वह खाने का नहीं पूछती थी। पूरा किचन साफ करवा कर रख देती थी और मेरा खाना बना नहीं होता था। ये बात कुछ अलग है कि जब तू छोटा था हम तेरी हर इच्छा का ध्यान रखते थे, तेरे नखरे उठाते थे, जिस चीज को लेने की कहता था सामर्थ्य ना होने पर भी दिलवाते थे। जो तुझे चीज खाने में पसंद होती थी उसे बनाती और अपने हाथ से एक एक कौर तेरे पीछे भाग भाग कर खिलाती थी। बस किसी भी तरह तुझे खुश देखना चाहते थे, चाहे हम कष्ट उठा लें। तेरी पसंद के सामने हमने अपनी पसंद भुलाई और तेरे घर में तेरी पत्नी को हमारा बिखरा सामान नजर आता है। ये बात भी शायद कुछ अलग होगी कि तेरा बचपन मेरे घर में बीता था, जहाँ पर खिलौने पूरे घर में हमेशा फैले रहते थे, यहाँ तक कि बेड पर भी। हम तो कुछ भी इस विषय में सोच ही नहीं पाते थे। तेरी किताबें, तेरे स्कूल के कपड़े, तेरी स्टेशनरी जैसे पेन, पेंसिल, कलर्ड पेन, ब्लैक बोर्ड, कलर्स पूरे घर में जहां तहां फैले रहते थे। तेरे गंदे जूते पूरे आंगन को गंदा कर देते थे। जब तू थक कर सो जाता था तो एक एक चीज करके करीने से लगा देती थी। तेरे घर में तू अपने हिसाब से रह सकता है, तेरी पत्नी भी अपने हिसाब से रह सकती है, पर तुम्हारे घर में मैं और तेरे पापा खुश रह सके यह तुम्हें मंजूर नहीं है। तेरा घर हमें जेल से भी ज्यादा घुटन भरा लगता है, जहाँ पर हम अपनी मर्जी से एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते हैं। अब नरेश जी बोले, हाँ बेटा, ये तेरा घर है जहाँ पर तेरी माँ सांस भी खुलकर नहीं ले सकती है। मैंने गांव फोन कर दिया है और तेरे चाचा जी को आने को कह दिया है। हम आज ही अपने घर चले जाएंगे। ये तेरा साफ सुथरा घर तुम दोनों को बहुत बहुत फले फूले और हमेशा खुश रहो। निशा जी ने कहा, तेरे पिताजी का इलाज मैं खुद शहर जाकर करवा लूंगी। अब तो मुझे भी दवाइयों के विषय में पता चल गया है। तेरा घर तू अपने पास रख, हमारे पास हमारा अपना घर है जहाँ पर हम अपना बुढ़ापा खुशी खुशी बिता लेंगे, पर आज के बाद तेरे घर पर नहीं आएंगे। तेरे पिताजी बीमार हैं, फिर भी तूने इस बात की शर्म नहीं की कि ये कहे कि पिताजी गिलास सिंक में रखिए। अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए हैं। अगर गिलास तथा अखबार, दवाइयाँ, चश्मे, किताबें, कहानी की तू अंदर रख देता तो तेरा कुछ बिगड़ जाता। पर तुझे तो अपनी पत्नी की जी हजूरी करने से ही वक्त नहीं मिलता है। अगर मिलता तभी तो हमारे विषय में सोच पाता। यहाँ बुलाने से पहले पत्नी से पूछ लेता, बेटा अभी तो हम पैसे से और शरीर से तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं हैं। तब ये हाल है, पता नहीं आगे क्या होगा। अब सौरभ अपनी गलती महसूस कर रहा था, पर बहुत देर हो चुकी थी। निशा जी अपने पति के साथ अपने घर चली गई। यह सत्य है कि जिस तरह बच्चे अपने माता पिता के घर में बरसों अपनी मर्जी से रहते हैं, खाते पीते हैं, उसी तरह माता पिता बच्चों के घर में क्यों नहीं रह सकते हैं? क्यों बच्चे अपना अतीत भूल जाते हैं? माँ बाप ने उनके लिए क्या क्या कष्ट उठाए हैं, उन पर क्यों विचार नहीं करते हैं? तब क्या होगा जब इनकी संतान इनके साथ ऐसा करेगी? तब याद करेंगे माँ बाप को, तब तक वो बहुत दूर जा चुके होंगे, बहुत दूर जा चुके होंगे।